नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट लगातार मुस्लिम महिलाओं के हक में बड़े ऐतिहासिक फैसले दे रहा है। मैरिज गिफ्ट, डाइवोर्स राइट, लगातार दो बहुत महत्वपूर्ण फैसले। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण और कंट्रोवर्शियल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था जिसमें एडवोकेट्स के थ्रू तलाक देने की प्रैक्टिस को बैन कर दिया गया था। और अब इस सप्ताह वह तूफान अभी थमा भी नहीं था कि आ गया एक और धमाका, एक और विस्फोट। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर दे दिया एक और लैंडमार्क जजमेंट, और वो जजमेंट ये है कि मुस्लिम वुमेन की मैरिज, गिफ्ट और उसकी प्रॉपर्टी पर डाइवोर्स के बाद भी उसका हक बना रहे। आइए समझते हैं इस सवाल को, इस जज्बात को, इस फैसले को और इसके साथ जुड़े अन्य सवालों को। जो बात समझनी है या पूछनी है कि क्या यह मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराएगा, ये उनके लिए प्रोटेक्शन है, या जो एक बड़ा वर्ग खड़ा हो गया है जो कह रहा है कि यह हमारे पर्सनल लॉ पर, हमारे इस्लामिक लॉ पर अटैक है, हस्तक्षेप है। वक्फ अमेंडमेंट बिल, फिर ट्रिपल तलाक पे बैन, फिर लॉयर्स के जरिए डाइवोर्स पर बैन, और अब यह जजमेंट प्रॉपर्टी को लेकर। क्या हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कोर्ट के जरिए हस्तक्षेप का, कोर्ट के जरिए हमले का एक पैटर्न बन रहा है? ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोचक, कुछ मुस्लिम लीडर्स और उनके जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो कह रहे, उनके जो मौलवी, उनके जो आलिम हैं। तो आइए इस मुद्दे को हम परत दर परत समझते हैं कि जो बातें वो कह रहे हैं उसमें दम है, कानून का क्या कहता है और प्रैक्टिकल हम कहां जाके ठहरते हैं इन फैसलों के बाद। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं इस सवाल पर बहुत कुछ बेबाक करने वाला हूं, बहुत कुछ क्लियर करने वाला हूं। पहले बात करते हैं इस ताजा जजमेंट की, इसके बेसिक फैक्ट्स की। तो साहब, इस केस का नाम था रोशन आरा बेगम वर्सेज एसके सलाउद्दीन। फैसला आया दिसंबर 3, 2025 को। बेंच थी जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की। बैकग्राउंड क्या था? 2005 में शादी हुई, 2009 में पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट शुरू हुआ और 2011 में डाइवोर्स हो गया। अब शादी के वक्त दुल्हन की तरफ से, यानी रोशन आरा बेगम के फादर ने दुल्हे को, वर पक्ष को गिफ्ट दिया था। वो गिफ्ट क्या था? 7 लाख कैश, 30 तोला सोना, फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, टीवी और घर के अन्य जरूरत के सामान। टोटल वैल्यू 18 लाख के करीब उस वक्त 2005 में। डाइवोर्स के बाद महिला ने अपना सामान वापस मांगा अंडर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शंस ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। फिर से रिपीट कर दूं, अंडर द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। इस कानून के तहत महिला ने शादी के वक्त दिए गए वर पक्ष को अपने गिफ्ट की मांग की कि यह सब गिफ्ट मुझे वापस कर दिया जाए।
लोअर कोर्ट ने मुस्लिम महिला के पक्ष में अपना फैसला सुनाया, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस फैसले को उलट दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने रोशनारा बेगम के इस पिटीशन को, इस आवेदन को, इस प्रेयर को खारिज कर दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि जो मैरिज रजिस्टर है उसमें जो एंट्री की गई है वो कंफ्यूजिंग है। कहीं यह नहीं लिखा है कि हस्बैंड को क्या गिफ्ट दिया गया, कब दिया गया, कितना दिया गया, तो कोई स्पेसिफिक डिटेल चूंकि मुस्लिम रजिस्टर, इस रजिस्टर में, मैरिज रजिस्टर में मेंशन नहीं है, इसलिए आपका दावा इन चीजों पर नहीं कायम होता है, नहीं प्रूव होता है, इसलिए आपको यह नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया। और जो बात स्टेबलाइज होकर के, निकल करके इस फैसले से सामने आई, वो सिंपल 2 लाइन में बता देता हूं कि ए डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन हैज राइट टू रिकवर फ्रॉम हर फॉर्मर हस्बैंड द कैश, द गोल्ड, द अदर गिफ्ट्स given by her parents at the time of wedding under section 3 of Muslim Women Protections of Rights on Divorce Act 1986। सेक्शन 3 इस कानून का मुस्लिम महिला को यह अधिकार देता है। अब यहां तक तो सब ठीक था, महिला को उसका हक मिल रहा है, लेकिन असली कंट्रोवर्सी इसके बाद शुरू हो रही है। वो क्या है, उस पे भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक और फैसले को ले लेते हैं जो कि नवंबर में आया, इसी फैसले के 2-4 दिन पहले। क्योंकि आप कहेंगे शुरुआत में आपने नवंबर के फैसले का भी जिक्र किया है, तो वो ऐतिहासिक जजमेंट क्या है? तो साहब, वो जो जजमेंट था कि मुस्लिम मर्द वकील के जरिए नोटिस देकर पत्नी से तलाक ले लेता था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी कि आपको तलाक लेना है तो आपको खुद ही लेना पड़ेगा, आप ये तलाक लेने का पावर वकील को डेलीगेट नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा तलाके ई हसन जैसे डाइवोर्स का तो वैलिड फॉर्म है, आप तलाके ई हसन में डाइवोर्स लीजिए, लेकिन डाइवोर्स हस्बैंड को पर्सनली लेना पड़ेगा, डायरेक्टली वाइफ के सामने डाइवोर्स प्रोनाउंस करना होता है। एडवोकेट के थ्रू प्रॉक्सी डाइवोर्स नहीं चलेगा, इनवैलिड होगा। यह जजमेंट भी कंट्रोवर्शियल होगी। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनली बहुत सारे केस में, स्पेशली जब हस्बैंड देश से बाहर रहता है या वह बीवी से डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं करना चाहता, उसको अवॉइड करना चाहता है, तो एडवोकेट के थ्रू तलाक दे दिया जाता था। कोर्ट ने कहा नो, पर्सनल लॉ को फॉलो करो। प्रॉपर्टी में पर्सनल लॉ को फॉलो करो तो प्रॉपरली भी करना पड़ेगा। अगर सरिया ये कहता, देखिए सुविधा के अनुसार कानून नहीं चलेगा कि जहां आपको सरिया सूट करता है वहां तो आप मान लेंगे सरिया, और जहां सूट नहीं करता है वहां आप कहेंगे हम इंडियन सिस्टम में जाएंगे, हम भारतीय कानून में जाएंगे, हम भारतीय संविधान में जाएंगे। तो ये चलेगा नहीं, सुविधा की राजनीति, कंफर्ट नहीं है लॉ। तो साहब, अगर सरिया में आपके तलाके हसन में पर्सनल प्रोनाउंसमेंट की बात की गई है तो सरिया के अनुसार चलिए, डाइवोर्स दीजिए। फिर ये वकील कहां से आ गया? अब इस दोनों जजमेंट को एक साथ मिला के देखिए। तो नवंबर में तलाक एडवोकेट के जरिए जो देने की परंपरा थी, सरिया से अलग जाकर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मार दिया। और दिसंबर में तो डाइवोर्स के बाद पत्नी अपना सामान ले जाएगी, इसको लीगल कर दिया। अब पैटर्न क्या है? सुप्रीम कोर्ट कर क्या रहा है, करना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है? क्या जो ये नेता, जो आलोचक इस दोनों कानून के कह रहे हैं वो सही है?
कि साहब ये तो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर कोर्ट बार बार दखल दे रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, कभी महिला की फेवर में, कभी और मसलों को लेकर, कभी शरिया की वकालत करने लगता है, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन की बात करता है, शरिया को सख्ती से लागू करने की बात करता है। लेकिन हम इन मुद्दों पर नहीं है, ये जो नेता कह रहे हैं, जो आलोचक कह रहे हैं, हमारा इनसे मतलब नहीं है कि वो शरिया को क्यों डिफाइन कर रहा है, क्यों स्ट्रिक्ट हो रहा है शरिया पे। हमारा मसला है, हम निपटेंगे। उनका कहना हमें छोड़ दिया जाए हमारी अपनी मर्जी पे, जहां मर्जी होगा हम शरिया मानेंगे, जहां मर्जी होगा हम नहीं मानेंगे शरिया को। उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट को यह राइट कहां से आ गया हमारे मामलों में दखल देने का, और ऐसा अगर सुप्रीम कोर्ट करेगा तो इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, वो धमकी भरे अंदाज में कहते हैं। लेकिन उससे राजनीति से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हम तो आइए लीगल एनालिसिस कर लेते हैं, कानून क्या कहता है। देखिए, मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शंस ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 सेक्शन 3 सब सेक्शन 1, यह कानून बनाया ही गया था डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन की सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए, स्पेशली आर्थिक सुरक्षा के लिए, उनके हक और हकूक को सुरक्षित करने के लिए। सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लियरली कहता है कि एक मुस्लिम तलाकशुदा महिला मेहर और डॉरी की हकदार है, जो शादी के वक्त एग्री हुआ था। इद्दत पीरियड के दरमियान वह मेंटेनेंस की भी हकदार है। जो इद्दत बोले तो जो डाइवोर्स के बाद का वेटिंग पीरियड है, और अगर बच्चा उसके पास है तो उस बच्चे की मेंटेनेंस की भी वो हकदार है। और रिकवरीज ऑफ प्रॉपर्टीज एंड गिफ्ट, जो उसे शादी के वक्त या उससे पहले या मैरिज के बाद दिया गया था, अपने रिलेटिव से मिला था, फ्रेंड से मिला था, हस्बैंड से मिला था, हस्बैंड के रिलेटिव से मिला था, वो उसकी भी हकदार है। डाइवोर्स हो गया तो क्या हो गया? तो साहब, ये जो पॉइंट नंबर 4 है, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड गिफ्ट्स, रुकिए यहां पे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्लेरिफाई किया, सेक्शन 3 डील्स विथ मेहर, डॉवर और अदर प्रॉपर्टीज गिवन टू वुमेन at the time of her marriage, clearing the way for the woman to set up a claim against her husband in the above situation, or claim back from her husband the properties given to her. अब हो गया साहब हंगामा शुरू, यह जजमेंट आते ही। क्यों हंगामा शुरू है? क्योंकि यहां पर हिंदू और मुसलमान एक हो जाते हैं। यह भी अजीब दास्तान है। दोनों के दोनों हिंदू मैरिज और मुस्लिम मैरिज में यह समझा जाता है कि भैया जो बड़ पक्ष की तरफ से पत्नी को, बहू को गिफ्ट दिया गया है, वह उसकी प्रॉपर्टी तभी तक है जब तक वो उस घर की बहू है। वो गई तो वो राइट्स गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो और कह रहा, तो कह रहा शादी के वक्त जो उसको दिया गया है उसके पति के द्वारा, पति के रिश्तेदारों के द्वारा भी, और उसको, उसके फ्रेंड्स, उसके घर वाले, वो तो उसका है ही, प्लस पति की तरफ से आया हुआ भी गिफ्ट उसका है। और अगर यह शादी, इफ दिस मैरिज इन्स इन डाइवोर्स, तो वो सारे गिफ्ट जो फैमिली की तरफ से आए थे, वह इस प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन्स राइट 1986 एक्ट के तहत उस पर उसी का हक और हुकूक है, वो उसी का है। कोर्ट यही नहीं रुकती है, कोर्ट इससे एक कदम आगे जाती है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस एक्ट मस्ट कीप एट द फोर फ्रंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब। ये धन का सवाल नहीं है,
या पैसे का सवाल नहीं है, ये गिफ्ट का सवाल नहीं है, प्रॉपर्टी का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट इसको देखती कैसे? सुप्रीम कोर्ट कहती है इट इज द टेस्ट ऑफ द इक्वलिटी, डिग्निटी एंड द ऑटोनॉमी। यह महिला के समान हक, इज्जत और उसकी स्वतंत्रता का परिचायक है ये गिफ्ट, भले वो 2 रुपए का। And this must be done in the light of lived experience of women. और इसको उसी तरह से एक्सक्यूट किया जाना चाहिए जो समाज की वर्तमान ढकियानुसी हालत है, जिसमें महिलाओं को आप बुड़के के पीछे और पर्दे के पीछे सम्मान से दूर रखना चाहते हैं। स्पेशली भारत के छोटे शहरों और गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां आज भी पैट्रियार्कल डिस्क्रिमिनेशन इज द ऑर्डर ऑफ द डे। मर्द प्रधान समाज की जहां व्यापकता है, डोमिनेंस है, या उस पर हमला है। मेरे मुस्लिम भाइयों, यह मुसलमान धर्म और इस्लाम और आपके पर्सनल लॉ पे हमला नहीं। दिस इज अटैक ऑन दैट patriarchal discrimination being prevalent in the small town of India, in the rural part of the India. और वह बात आप नहीं बताना चाहते, उस बात पर आप बात नहीं करेंगे। यहां कोर्ट ने एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया है, पैट्रियार्कल डिस्क्रिमिनेशन इज स्टिल द ऑर्डर ऑफ द डे, और हम अपने को सभ्य समाज के। तो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड बहुत क्लियर है। पर्सनल लॉ हो या कोई और कानून हो, महिलाओं की इज्जत, उनका हक, उनका हकूक, उनकी डिग्निटी वो प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन इफ इट मीन्स चेंजिंग ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड प्रिवेलेंट थॉट प्रोसेस। अब आते हैं जो चर्चा इस वक्त मुस्लिम समुदाय में इन 2 जजमेंट को लेकर चल रही है उस पर। वो कहते हैं कि पिछले कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। 2017 में ट्रिपल तलाक पे बैन लगा दिया, 2019 में ट्रिपल तलाक को क्रिमिनल एक्ट घोषित कर दिया, 2024 में ये वक्फ अमेंडमेंट बिल ले आए, प्रॉपर्टीज पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया, और नवंबर 25 में एडवोकेट के थ्रू तलाक देने की प्रथा ही खत्म कर दी, और दिसंबर 25 में तो वाह, महिलाओं को पर ही लगा दिए, पंखी लगा दिए, बुड़के से ही बाहर कर दिया, दे दी उनको प्रॉपर्टी राइट्स, गिफ्ट पे उनको अधिकार, और रिकवरी तक अलाउ कर दिया। यह एक तल्ख सच्चाई है, यह एक पर्सपेक्टिव है, आप सही हैं। लेकिन आपका आरोप कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों मिलकर मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म कर रही है, पहले ट्रिपल तलाक पे खत्म किया, फिर तलाक को क्रिमिनल कर दिया, फिर वक्फ प्रॉपर्टी से कंट्रोल ले लिया, और अब डाइवोर्स और प्रॉपर्टी राइट्स में हस्तक्षेप कर रही। अगला कदम इनका पता नहीं क्या होगा, शायद पॉलीगॉमी बंद होगी, मुस्लिम भी एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकेंगे, इनहेरिटेंस लॉ भी चेंज होगा, और शायद यह शुरुआत है या तैयारी है हमारे पर्सनल कानून को समाप्त करके देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी, दूसरा पक्ष क्या है? यह सब सारे चेंजेस या सारे परिवर्तन महिलाओं के अधिकार को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए हो रहे हैं। ट्रिपल तलाक से मुस्लिम वोमेन को इंस्टेंट, जो तुरंत आनन फानन में तलाक मिलता था, उससे जो उनको मानसिक वेदना होती थी, जो कष्ट होता था, वक्फ प्रॉपर्टीज में जो भारी करप्शन था, मिसमैनेजमेंट था, लॉयर के थ्रू डाइवोर्स देने की जो मनमानी थी,
मैरिज गिफ्ट के नाम पर औरतों को जो ठगा जाता था, तो क्या महिलाओं को ये सब हक देना, सम्मान देना, संरक्षित करना आपकी मां बहनों को पर्सनल लॉ पर अटैक है? दोस्तों, यहां दो इंपॉर्टेंट बातें समझनी होगी। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 जो इस देश के किसी भी नागरिक को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है, उस कानून के तहत सब लोग इक्वल हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, और महिलाओं के भी अपने फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 21 में। आप सिर्फ इसलिए उनको फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 से बाहर नहीं कर सकते कि वो मुस्लिम महिला है। आर्टिकल 25 आपको साथ में फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, वह भी फंडामेंटल राइट है। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि जब पर्सनल लॉ, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, जाकर के दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट से, राइट टू लाइफ, फ्रीडम, डिग्निटी से टकराता है, तो उसकी तो रक्षा करनी पड़ेगी। और कोर्ट को ऐसी हालात में क्या करना चाहिए, आप बताइए कमेंट में मुझे। पर्सनल लॉ को रिस्पेक्ट करें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल, इक्वलिटी, डिग्निटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इसके शर्त पर तो नहीं, इसकी कीमत पर तो नहीं, इसकी भी तो रक्षा होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जो लोग चिल्ला रहे हैं मुस्लिमों पे हमला है, मुस्लिम लॉ पे हमला है, वो बिल्कुल गलत है। यह सिर्फ मुसलमानों के साथ या मुस्लिम पर्सनल कानून के साथ नहीं हो रहा है। हिंदू वुमेन को भी हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट के थ्रू इनहेरेंट राइट्स लगातार दिए गए, लगातार परिवर्तन हुए हैं। बेटियों को बराबर का हक दिया गया है, क्रिश्चियंस वुमेन्स के लिए भी रिफॉर्म हुए हैं। तो यह कह देना कि मुसलमानों पर हमला है, मुसलमानों के पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है, बेबुनियाद है। यह नेचुरल जस्टिस है महिलाओं के लिए, फीमेल जेंडर के लिए। और जैसे जैसे समाज सभ्य होता है, वैसे वैसे उसको महिलाओं के अपने हक, हकूक, अधिकार, इज्जत देने की टेस्ट पर भी खड़ा होता है, पैमाने पे भी खड़ा होता है। सभ्यता कितनी अच्छी है, सभ्यता कितनी विकासशील है, इसका प्रमाण, इसका टेस्ट है कि वह अपने इक्वल फ्रैटर्निटी को, आबादी को, आधी जनसंख्या को कितना सम्मान देती, कैसे उसको रखती है। तो यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसी राह पर चल पड़ा है। अब ठीक है, इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो सही बात है, वहां मैं एग्री करूंगा आपसे, वो काफी हैं। पेंडिंग डाइवोर्स केसेस में जहां भी सब्सटेंशियल गिफ्ट हस्बैंड को मिला है, वो अब वो क्लेम कर सकती हैं। अब वो मुकदमा शुरू होगा, वो चलेगा। मैरिज प्रैक्टिस में अब परिवार को सोचना होगा कि वह गिफ्ट किसके नाम पर रजिस्टर करें। लीगल डॉक्यूमेंटेशन में, मैरिज रजिस्टर में गिफ्ट की प्रॉपर एंट्री अब ज़्यादा सावधानी से करनी होगी और करवानी होगी। मेहर नेगोशिएशन, मेहर अमाउंट्स और गिफ्ट लिस्टिंग अब ज़्यादा केयरफुली ड्राफ्ट करनी होगी। कंसर्न्स होंगे, लेकिन वो बेबुनियाद हैं। अगर गिफ्ट वापस देने पड़ेंगे तो मैरिज अनस्टेबल हो जाएगा, ऐसा मर्द कहेंगे। समाज के लोग कहेंगे यह मुस्लिम फैमिली की ट्रेडिशन में बेमतलब का हस्तक्षेप है। और हर डाइवोर्स केस अब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी बनेगा। लेकिन महिला सेफ्टी, डाइवोर्स के बाद महिलाओं को फाइनेंशियल सुरक्षा, संरक्षा मिलेगी। फेयर प्रैक्टिस जो कि एक ब्राइड का था, वह वापस आएगा। दहेज, डॉरी डिटरेंट, उस पर रोक लगेगा, उसका मिसयूज कम होगा। इसलिए बड़े परिप्रेक्ष्य में इन फैसलों का, इन जजमेंट का स्वागत किया जाना चाहिए।
और हमको पितरात्मक समाज पर जो प्रहार है उसको मुस्लिम इक्वल इज नॉट इक्वल टू अटैक ऑन मुस्लिम लॉज और मुस्लिम कम्युनिटी ऐसा कहकर प्रचारित नहीं करना चाहिए। आज मैं यहीं आपसे अनुमति लेता हूं। फिर आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ अगले एपिसोड। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। अगर आपका कमेंट आया तो इस फैसले के बाद आपको क्या क्या प्रैक्टिकल टिप्स लेने चाहिए, लॉ कहाँ जाके खड़ा होगा, आपका कोई समस्या है तो कहाँ आप अपील में जा सकते हैं, और इस तरह की प्रैक्टिकल बातों पर एक और वीडियो लेकर मैं आ सकता हूं, लेकिन तभी जब आप मांग करेंगे। अगर आप अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा लें और इस वीडियो को अपने जानने वालों के बीच शेयर करना न भूलें। यह विषय मुस्लिम समुदाय का नहीं है, यह विषय महिलाओं को इज्जत देने का। धन्यवाद।